पी के साइड ऐसा क्रेज़ होता है कि अगर बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा है तो उसे शुरू से ही बोला जाता है कि इसको तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। बट चीज़ें कुछ ऐसी हुई मेरे साथ कि मैं ह्यूमैनिटीज़ ले ही नहीं पाई और मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। पीएससी पे मैं पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकती थी 3 अटेम्प्ट के बाद। पर चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे पास क्योंकि मैंने तीसरे अटेम्प्ट पे अपने इंटरव्यू तक पहुंची थी और इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 14 मार्क्स से रुक गया था। सर, जो मेरा पहला प्रीलिम्स था वो मैंने 1.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मेरा यही होता था, प्रीलिम्स के पहले मैं हमेशा जो अपना स्टैटिक सिलेबस है उसे कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करती थी स्टैटिक को। मैंने जब 2023 में अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया था तो मेरे एसए में 87 मार्क्स थे, जो कि बिलो एवरेज है, काफ़ी ख़राब मार्क्स है। जो मिसकंसेप्शन है लोगों का वो क्लियर करना चाहती हूँ। यूपीएससी गैम्बल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं है। आज हमारे साथ है इशिता, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा एग्ज़ाम 2025 में 26वीं रैंक हासिल करके अपने सपने को साकार किया है। इशिता, आपको इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। तो इशिता, आपको बहुत बहुत बधाई। इशिता, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर के साथ ये शेयर कीजिए कि सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आया और पीडीएफ में जब आपने सबसे पहले नाम देखा तो आपका कैसा रिएक्शन था? एक्चुअली मैं अपना कोई रिज़ल्ट खुद चेक नहीं करती हूँ, मेरा भाई रिज़ल्ट चेक करता है, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं रोल नंबर डाल के सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर पाऊँ। तो मेरा भाई हमेशा रिज़ल्ट चेक करता है। वो उस वक्त प्रयागराज में था, उसने रिज़ल्ट चेक करा, वहाँ से कॉल किया, मम्मी को बताया क्योंकि मम्मी फ़ोन के पास बैठी थी, मैं अपने रूम में थी। मम्मी ने रिज़ल्ट देखा, उन्होंने आके मुझे बताया, बस उन्होंने इतना बोला 26वीं रैंक 26वीं रैंक। और वही बात, मुझे सबकी तरह विश्वास नहीं होता पहले कि एक तो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद इतनी अच्छी रैंक, तो बिल्कुल जो होता है आशातीत सफलता थी मेरे लिए बिल्कुल। तो एक्सपेक्टेड नहीं था, पर हाँ, बहुत सालों की मेहनत थी, तो बहुत अच्छा लगा इतने टाइम बाद। मतलब आप सेटिस्फाई हैं इस रिजल्ट से? बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, कहाँ से आपने कॉलेज किया? जी, तो मैं गोरखपुर से हूँ। तो मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है 12वीं तक की, वो गोरखपुर से ही हुई थी। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ और उसके बाद 12th के बाद मैं दिल्ली में आई और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, शहीद भगत सिंह कॉलेज से। और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने अपना मास्टर्स किया था। 2020 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था और 2021 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, तो आप गोरखपुर से बिलोंग करती हैं और वहीं से आप प्रिपरेशन भी कर रही थी? कॉलेज के टाइम पे क्योंकि मैंने अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो कह सकते हैं कि दिल्ली से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने। लेकिन उसके बाद फिर मैं, क्योंकि मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया था, तो मैं फाइनली घर ही चली गई थी अपने। और मैंने जो भी कोचिंग ली थी, जैसे मैंने अपने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, वो मैंने ऑनलाइन ली थी, तो मैं गोरखपुर से पढ़ाई कर रही थी उसकी। ठीक है। तो इसी तरह जो है, आपको जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है उसका विचार कब आया कि मुझे अब प्रिपरेशन करना है सिविल सर्विसेज की? एक्चुअली क्या होता है कि जो ट्रिगर पॉइंट है वो कब आया आपको? जी, तो जो हम लोग यूपी के साइड ऐसा क्रेज़ होता है कि अगर बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा है तो उसे शुरू से ही बोला जाता है कि इसको तो आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं पढ़ने में शुरू से अच्छी थी, अबव एवरेज मेरे मार्क्स आते थे, तो सबका यही था कि इसको तो आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो 10th तक मेरा यही मोटिवेशन था कि मुझे इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ लेनी है और मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। बट चीज़ें कुछ ऐसी हुई मेरे साथ कि मैं ह्यूमैनिटीज़ ले ही नहीं पाई और मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। कॉमर्स जब मैंने लिया तो उस वक्त मुझे कॉमर्स का सी भी नहीं पता था और मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉमर्स के साथ कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकता है, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि जनरली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लोग ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके बाद मेरे दिमाग से सिविल सर्विसेज का भूत भी उतर चुका था। मैंने कहा ठीक है, कॉमर्स के साथ ही करते हैं, पढ़ने में वैसे भी ठीक लग रहा है, कुछ बीकॉम करेंगे, एमकॉम करेंगे और फिर पीएचडी कर लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में चले जाएंगे। और यही सोच के मैं यहाँ पे बीकॉम भी करा और मैंने एमकॉम भी यही सोच के कंटिन्यू करा। बट मास्टर्स के टाइम पे काफ़ी लोग थे मेरे कॉलेज के जो प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में मेरा भाई भी प्रिपरेशन कर रहा था। उनको देख के मुझे लगा कि ठीक है, एक बार नेट जेआरएफ का एग्जाम दे लेते हैं, एक बैकअप प्लान हो जाएगा और फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन देख लेते हैं, करने में क्या ही जा रहा है। और मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि एक बार में मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो गया, तो मेरे पास एक बैकअप प्लान सिक्योर था और फिर मैंने सबको देख के प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो काफ़ी लेट हुआ ये सब कुछ। तो आपका कहना ये है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, क्या उनको प्लान बी के ऊपर भी काम करना चाहिए या एक प्लान बी लेके चलना चाहिए? मैं बिल्कुल इसके साथ ऑनेस्ट रहूँगी। मैंने ये चीज़ जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो सोच ली थी कि मैं 3 अटेम्प्ट तक बिल्कुल इसको लेके चलूँगी सिविल सर्विसेज को, और मेरा अगर 3 अटेम्प्ट में नहीं होता है तो मैं प्लान बी की तरफ जाऊँगी, जो कि मेरे लिए पीएचडी ही था। और फिर मैं दूसरे एग्जाम्स के साथ में प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि यूपीएससी पे मैं पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकती थी 3 अटेम्प्ट के बाद।
पर चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे पास, क्योंकि मैंने तीसरे अटेम्प्ट पे अपने इंटरव्यू तक पहुंची थी और इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 14 मार्क्स से रुक गया था। तो सबने यही कहा और मुझे भी लगा कि सिर्फ 14 मार्क्स से रुका है, एक बार और ट्राई कर लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने दिमाग में ये रखा था कि नहीं, अब मैं सिर्फ यूपीएससी पर रिलाई नहीं करूँगी, मैं यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी साथ में दूंगी। और इस वजह से मैंने 1 साल का गैप लिया कि मैं पहले यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दूंगी और साथ में अपने आंसर्स पे इंप्रूव करूँगी। खैर चीज़ें ऐसी हुई कि उस साल यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 3 बार पोस्टपोन हो गया, तो मैं यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम तो नहीं दे पाई, लेकिन अपने यूपीएससी के आंसर्स पे मैंने काफ़ी काम किया उस 1 साल में। इसी तरह आपने जो यूपीएससी प्रिपरेशन है उसमें कौन से सोर्स, जो बेसिक सोर्स जो स्टूडेंट यूज करते हैं, कौन से आपने सोर्स यूज किए? हाँ, एक्चुअली क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मेरे भाई ने पहले से प्रिपरेशन करी थी, तो उसने मुझे काफ़ी गाइड कर दिया था चीज़ों को लेके, तो मुझे किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पर मुझे बेसिक बुक्स के बारे में अच्छे से पता था। जैसे कि हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एंशिएंट और मिडिवल के लिए पूनम दलाल दहिया पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर की जो किताब होती है वो पढ़ी थी मैंने। और मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जो ऑप्शनल एक बहुत मेजर चंक होता है, उसके लिए मैंने रैंकर्स का मटेरियल लिया था, उनकी कोचिंग करी थी ऑनलाइन मीडियम से। तो जो आपने सोर्सेस यूज किए वो लगभग बेसिक सोर्सेस यूज किए और उसी के थ्रू आप आगे बढ़ी। ठीक है, इसी तरह जैसे आपने बताया कि ये आपका 4th अटेम्प्ट था और इनिशियल 2 अटेम्प्ट के बाद 3rd अटेम्प्ट में आपने इंटरव्यू भी दिया था और 1 साल बीच में स्किप भी किया था ताकि आप मेंस की प्रिपरेशन कर पाओ। तो जो 4th अटेम्प्ट आपने इस बार जो दिया था, जिसमें आपकी 26 रैंक भी आई है, तो जो आपकी जो इनिशियल 3 अटेम्प्ट्स थे उसमें क्या लर्निंग थी आपकी कि जो आपने उसको आगे, जो 4th अटेम्प्ट था उसमें उसको ओवरकम किया और जो भी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाया? सबसे मेजर चेंज ये था कि जो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, क्योंकि वो मेरा तीसरा अटेम्प्ट पहला मेंस भी था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स ही पहली बार क्लियर किया था उस साल। उस वक्त मैंने सब कुछ बहुत बेसिक किया था, जैसे कि पॉलिटी की बिल्कुल बेसिक किताब पढ़ ली, एक बेसिक मटेरियल जो होता है, मैंने विजन का ही जो वैल्यू एडिशन मटेरियल बिल्कुल बेसिक सा होता है, मैंने वही पढ़ा था। तो जब मैंने पेपर देखा तो मुझे क्वेश्चन सारे आते थे, पर उन किसी भी क्वेश्चन के जो मैं आंसर लिखी थी उसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं था, मतलब कोई वाव फैक्टर नहीं था, कोई डाटा नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास इंटरव्यू कॉल तो आ गई, पर जब मैंने मार्क्स देखे, अपने फाइनल मार्कशीट आई, तो मेरे मार्क्स बहुत ही एवरेज थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि बेसिक आंसर्स से मेरे पास इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, क्योंकि मुझे चीज़ें पता हैं, पर जब तक मैं उसमें कोई डाटा ऐड नहीं करूँगी, कोई जो आजकल लोग डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें, एलिमेंट्स जो ऐड किए जाते हैं, जब तक मैं वो नहीं करूँगी तब तक मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। तो जो मैंने 1 साल का गैप लिया था उसमें मैंने और दूसरे मटेरियल को एक्सप्लोर करना शुरू करा था। उसके अलावा जो टॉपर्स के आंसर्स होते हैं, हैंड रिटन आंसर्स, मैंने उसकी बुक ली थी। गौरव बुदानिया सर के जो आंसर्स हैं उनके जीएस में, क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने उनके आंसर्स को बहुत रिलीजियसली फॉलो करा कि किस तरह से वो अपने आंसर्स में माइक्रो डायग्राम यूज़ करते हैं, डायग्राम्स यूज़ करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, रिपोर्ट यूज़ करते हैं। उसके अलावा जैसे कि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसमें मैंने एक पूरी एक तरह से 10-15 पेज की एक किताब टाइप की बुकलेट बना ली थी, जिसमें मैंने जो भी थिंकर्स हैं उनके जो भी कोट होते हैं, जैसे कि एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनका कोई कोट है, तो इस तरह से जो भी मैं वैल्यू एडिशन कर सकती थी उस 1 साल में मैंने काफ़ी चीज़ें वो ऐड करी, जिससे मैं अपने आंसर्स को एनरिच कर सकूँ। हाँ, तो इनिशियली आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, लेकिन बाद के जो अटेम्प्ट, जो चौथा अटेम्प्ट था, उसमें आपने क्वालिटी के ऊपर काम किया, इनरिचमेंट के ऊपर काम किया, ताकि जो है चीज़ों जो मेंस आंसर राइटिंग में आप अच्छा कर पाओ। सर एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी, हाँ। सॉरी। लेकिन जैसे अपने तीसरे अटेम्प्ट में मैंने आंसर्स काफ़ी लिखे थे, क्योंकि वो चीज़ मुझे देखना ज़रूरी था कि मैं 3 घंटे में अपने आंसर्स पूरे कर सकती हूँ या नहीं। लेकिन ये था कि कॉमर्स में, क्योंकि हम लोग के थियोरी पार्ट काफ़ी होता है कॉमर्स में, तो मुझे कभी अपना पेपर कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि मेरा पेपर आराम से 10-15 मिनट पहले ही पूरा हो जाता था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे आंसर लिखने पे काम बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मेरा आंसर पूरा हो जाता है, क्योंकि मुझे अपने आंसर्स को एनरिच करना है। तो अपने 4th अटेम्प्ट में मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया था, मैंने सिर्फ जैसे क्वेश्चन लेती थी और उसको ब्रेनस्टॉर्म करती थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, और उसके बाद मैं उसे टॉपर्स, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं ब्रेनस्टॉर्म करती थी, तो मैं उसको टॉपर्स के आंसर से फिर मैच करती थी, या फिर परप्लेक्सिटी हो गया, वहाँ से मैं देखती थी कि इसमें और कौन से डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं। तो जो एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों का कि हमें सिर्फ आंसर लिखने हैं, अगर आपका पेपर टाइम से पूरा हो जाता है, आपको लग रहा है कि आपको लिखने में कोई इशू नहीं है, तो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका है इस प्रिपरेशन को करने का। मतलब आपका ये कहना है कि PYQ, इसके अलावा जो आप हर क्वेश्चन के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और AI का भी यूज आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए प्रीलिम्स के ऊपर आते हैं। प्रीलिम्स आजकल बहुत सारे कैंडिडेट के लिए हडल टाइप का हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स में, स्पेशली मैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ कि प्रीलिम्स में आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर जो मेरा पहला प्रीलिम्स था वो मैंने 1.5 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था,
GS1 में, CSET मेरा क्लियर हो गया था। और जो सेकंड प्रीलिम्स था वहाँ पे मेरा GS1 करीब 10-20 मार्जिन से मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था, 10-20 मार्क्स के, लेकिन CSET मेरा नहीं क्लियर हुआ था। तो मैंने वो दोनों फेज देखे हुए हैं दोनों पेपर के कि जब एक पेपर नहीं क्लियर होता है तो GS में मैं जब मेरा पहले अटैम्प्ट पे नहीं हुआ तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि बहुत हाई फाई चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि वही है कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा आपका और चीज़ें नए नए सोर्स लगातार आए जा रहे हैं कि टू द पॉइंट रहना हाँ है। हाँ कि वो यूट्यूब पे आते हैं कि 10 टॉपिक तो ज़रूर करके जाने हैं, ये ज़रूर करके जाना है। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अपना स्टैटिक अगर आपने छोड़ दिया तो सिलेक्शन पक्का नहीं होगा, क्योंकि पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन ही आते हैं जो बिल्कुल स्टैटिक से आते हैं। वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकते हैं, वो उसमें गलत होने के चांसेस होते हैं। तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन की तो सिक्योरिटी आपको रहनी चाहिए कि वो गलत नहीं होने चाहिए। तो मेरा यही होता था, प्रीलिम्स के पहले मैं हमेशा जो अपना स्टैटिक सिलेबस है उसे कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करती थी स्टैटिक को, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं UPSC के उसको मैं लगातार एनालाइज करती रहती थी। तो मेरा यही था कि स्टैटिक कर लेना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके अलावा UPSC जो दूसरे एग्जामिनेशंस कराती है जैसे कि CDS वगैरह, वहाँ पे भी करंट अफेयर और हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वहाँ से भी ट्रेंड को फॉलो करती थी कि किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी, क्योंकि मेरा CSET भी एक बार नहीं हुआ था, बहुत बुरी तरह से नहीं हुआ था, मेरा 10-15 मार्क्स से नहीं हुआ था, और 2023 में मैंने CSET क्लियर कर लिया था जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैंने चेंज ये किया था कि मुझे समझ में आ गया था कि मैथ्स तो करनी पड़ेगी, मैथ्स को छोड़ के काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है, मतलब सॉरी मैथ्स का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है और जो पैसेज है उसका कम हो रहा है। तो मैंने फिर SSC CGL के लेवल पे जाके पढ़ाई करी, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मैंने 10th के बाद से मैथ्स ही नहीं पढ़ी है, तो मुझे वो करना था। तो मैंने SSC CGL की जो बुक होती है मैंने वो बुक ली और उससे नंबर सिस्टम का जो पूरा सिलेबस था मैंने वहाँ से कंप्लीट करा। नंबर सिस्टम, LCM, HCF, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें जो UPSC में आती हैं वो मैंने वहाँ से करी थी। मतलब आपने जो है प्रीलिम्स के एग्जाम में PYQ और इसके बाद जो CSET वाला एरिया है, CSET में आपने इन डेप्थ जो है आपने प्रैक्टिस करी ताकि जो है आप उसमें क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो प्रीलिम्स में एक आप बता रही थी अभी मॉक के बारे में, तो मॉक कितना यूजफुल है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मॉक कितना यूजफुल है कि जो कैंडिडेट है, लेकिन क्योंकि मार्केट में या स्टूडेंट के बीच में बहुत ये रहता है कि हमें कितने मॉक लगाने चाहिए, तो क्या ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि हमें कितने मॉक लगाने चाहिए, हमें कितने मॉक की प्रैक्टिस करनी चाहिए या कितना PYQ की प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो सर जब मेरा पहला अटैम्प्ट था तो मैंने करीब 50-60 मॉक लगाए थे, और मुझे आज भी अच्छे से याद है कि एक क्वेश्चन आया था मॉक में कि राइट टू प्रिवेसी किस आर्टिकल के अंदर होता है, और मैंने आर्टिकल 21 टिक करा था अपने मॉक में, और जो उस कोचिंग का जो आंसर की थी उसमें वो आर्टिकल 19 दिया था। और वो मुझे याद है कि मेरे एग्जाम के जस्ट मैंने एक हफ्ते पहले वो मॉक लगाया था, और मुझे लगा था कि ये गलत है, बट मैंने पता नहीं क्यों उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करा, बल्कि वो UPSC का PYQ है, बट स्टिल मैंने उसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करा, क्योंकि मैं मॉक पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी अपने पहले अटैम्प्ट में। और वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, मुझे याद है 2021 में क्वेश्चन आया था राइट टू प्रिवेसी किसके अंडर है, और मैंने आर्टिकल 19 उसे मार्क करा, और मेरा 1.5 से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो मेरा मॉक पे, मतलब मैं मॉक पे बहुत कम भरोसा करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं मॉक सिर्फ एक दो पेपर लगाती हूँ ताकि मेरा एक हाथ सेट हो जाए, वो नॉट वाली जो गलतियाँ होती हैं लोगों से, जल्दबाजी में लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वो गलती मुझसे ना हो, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि एक दो पेपर लगा लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं रिलाई करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कई टॉपर्स हैं जो मॉक पे काफ़ी रिलाई करते हैं, तो ये वही बात है कि सब स्टूडेंट के लिए अपनी अपनी चीज़ें जो काम कर रही है उनके लिए जो वर्कआउट करें, ये पर्सन टू पर्सन है। मेरे लिए मॉक कभी इतना वर्कआउट नहीं करे, मेरे लिए UPSC के जो ट्रेंड जो चल रहा है, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका क्या पैटर्न है, वो फॉलो करना मेरे लिए ज़्यादा काम कर रहा है, तो मैं उस पर रिलाई करती हूँ। प्री के बाद जो है मेंस जो होता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो 1750 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आपका मेंस की क्या स्ट्रैटेजी थी, मेंस का आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, और जो एक स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर एक तो लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स के बाद अगर वो मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें तो चीज़ें हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पिछले जैसे लास्ट ईयर जो मैंने जब मेंस दिया अभी 4th अटेम्प्ट पे अपने, तो प्रीलिम्स जब हमारा 25 मई को कंप्लीट हुआ, उसके बाद 22 अगस्त से मेंस स्टार्ट था, तो मतलब बहुत ही कम टाइम था, करीब 2.5 महीने का बस टाइम था। तो उसमें अगर आप मेंस का सिलेबस पहली बार उठाएंगे और करना शुरू करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए प्रीलिम्स के पहले आपको मेंस का सिलेबस तो अच्छे से पता होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन भी हो जानी चाहिए पूरे मेंस के सिलेबस की, और साथ ही जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो भी आपको आंसर राइटिंग कम से कम 1-2 टेस्ट लिखे होने चाहिए, ताकि मेंस आपके प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ रिविजन करना बाकी रह जाए और आप अपने फाइनल टेस्ट दे सकें।
और दूसरा जो एक आंसर राइटिंग को लेके लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि कब से स्टार्ट करें आंसर राइटिंग, उसका ये है कि जैसे जैसे आप सिलेबस में अपने प्रोग्रेस करें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप पॉलिटी कर रहे हैं और पॉलिटी में आपके कई सारे उसमें सिलेबस में पार्ट्स हैं, जैसे कि अगर एग्जीक्यूटिव लें, जुडिशरी लें, तो जैसे ही आपने जुडिशरी का एक टॉपिक खत्म करा, आप ऑब्जर्व करें कि यूपीएससी में जुडिशरी से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं इस साल का एग्जाम्पल लूँ तो एक क्वेश्चन आया था कि जुडिशरी में किस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं, क्या जजमेंट है जिसके थ्रू वो जुडिशरी में सिलेक्शन प्रोसीजर इवॉल्व हुआ है। अगर आपने जुडिशरी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो आइडियल सिचुएशन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसा है कि जैसे जैसे आपने सिलेबस में प्रोग्रेस करें, आप आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। आपको लास्ट में उस चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करेंगे तब तक दिसंबर जनवरी आ जाएगा, फिर तुरंत प्रीलिम्स का पूरा बर्डन आ जाता है और आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। आप सोचेंगे ठीक है जब प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा तब करेंगे इसको स्टार्ट, तो ऐसे नहीं होता है। आपको साथ साथ प्रोग्रेस करना है अपनी आंसर राइटिंग पे भी। ठीक है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही हमें कर देनी चाहिए। अच्छा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसमें टेस्ट सीरीज का कोई रोल है आंसर राइटिंग में? हाँ, तो मैंने जब 2023 में अपना पहला मेंस का अटेम्प्ट दिया था तो मैंने एक टेस्ट सीरीज़ ली थी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट लिखे थे और टेस्ट लिखने का एक्चुअली में फ़ायदा होता है, क्योंकि मैंने तब पहली बार टेस्ट लिखे थे तो वहाँ से जो फीडबैक मिलता था, कंस्ट्रक्टिव होता था, वो मुझे बताते थे। और कई बार फेस टू फेस इवैल्यूएशन के थ्रू भी मेरे सामने वो लाइव रियल टाइम चेक करते थे और बताते थे यहाँ पे क्या गलत है, आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने जो मार्क्स मैक्सिमाइजेशन प्रोग्राम लिया था उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो साथ में ये भी मुझे बताते थे कि आप यहाँ पे ये डाटा ऐड कर सकते हो, ये रिपोर्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप ये वाला माइक्रो डायग्राम बना सकते हो, इससे आंसर और इम्पैक्टफुल लगेगा। तो जो पहली बार एक बार जो मैंने टेस्ट सीरीज तभी ली थी अपने 2023 में, मुझे उसका उस वक्त बहुत फ़ायदा लगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जब एग्जाम दिया तब मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पास कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है और मुझे एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया है कि किस तरह से मुझे चीज़ें लिखनी है। इसलिए मैंने जब अपना ये वाला अटैम्प्ट दिया तब मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी और ना मैंने कोई टेस्ट लिखे थे। लेकिन हाँ, टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हो जाता है और प्रीलिम्स और एग्ज़ाम और रिजल्ट आने के बीच में लगभग 15 से 20 दिन का समय होता है। इसमें स्टूडेंट उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करता है, जो मेंस देने जाने वाला है स्टूडेंट उसको यूटिलाइज नहीं करता है। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी और आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि उस टाइम ड्यूरेशन में हमें क्या करना चाहिए? सर, इस बार जो टाइम था करीब 12 से 15 दिन का टाइम मिला था हमें इस बार। तो मेरा ये बिल्कुल क्लैरिटी थी मेरे मन में कि मुझे अपना एस्से एक तो पूरा कर लेना है। एस्से के जो भी मुझे एस्से लिख के देखने हैं वो मैं कर लूँ, और उसके अलावा कॉमर्स में 2 पेपर होते हैं, तो जो एक पेपर है न्यूमेरिकल साइड का वो मैं इस 15 दिन में कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने अभी इस बार ऐसे ही किया था, एस्से और अपना कॉमर्स का जो पेपर 1 था वो कंप्लीट कर लिया था। तो मेरा यही है सजेशन लोगों को कि एस्से तो कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा ही करेगा ऐसे कंप्लीट करना। और अपना ऑप्शनल का भी अगर एक पेपर कंप्लीट कर ले तो बाद में बर्डन काफ़ी कम रहता है। ये वाली चीज़ है। ठीक है, मेंस के बाद हम ऑप्शनल के ऊपर चलते हैं। ऑप्शनल सेलेक्ट करना एक स्टूडेंट के लिए बड़ा हर्डल होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये सोचना होता है कि जो हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है क्या मैं उसी को सेलेक्ट करूं या फिर जो है मैं किसी नए ऑप्शनल की तरफ जाऊं। ठीक है, तो आपका इसमें क्या विचार है कि हमें किस तरीके से उसको सेलेक्ट करना चाहिए? अगर आप अपने, जैसे मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरा बैकग्राउंड और मैंने ऑप्शन भी वही चूज़ किया है। अब प्रॉब्लम ये होती है टेक्निकल सब्जेक्ट जब आप इस तरह के लेते हैं तो उसमें इशू ये आता है कि एक तो उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और उनका आपके जीएस के सब्जेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो आपको उस तरह से उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है क्योंकि आपने इस पर इतने साल काम किया, जैसे मेरा पूरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने नेट जेआरएफ भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से दिया था, तो मेरी नॉलेज उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मुझे पता था कि इसमें कोई भी न्यूमेरिकल आ गया तो वो गड़बड़ नहीं हो सकता है, तो मुझे इसकी जीरो से स्टार्ट करने की मुझे इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं सोशलॉजी, ज्योग्राफी ऐसा कुछ भी लेती हूँ तो वो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मुझे फिर से जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर वो मुझे इंटरव्यू के टाइम पे भी वो चीज़ हार्म करेगी, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपका बैकग्राउंड कुछ है, आपने ऑप्शनल क्यों कुछ और लिया। तो ये वाली चीज़ थी दिमाग में। तो क्योंकि मेरा टेक्निकल जो सब्जेक्ट था उस पर मेरा होल्ड अच्छा था, इस वजह से मैंने ये लिया। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगी लोगों को कि अगर उनका टेक्निकल सब्जेक्ट पे होल्ड अच्छा नहीं है तो उन्हें अपना वो ऑप्शनल नहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत कट थ्रोट होता है वहाँ पे, तो ना ही चूज़ करें अगर उनको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जो ऑप्शनल चूज करते टाइम आपको अपने जो इंटरेस्ट है आपका उसको प्रायोरिटी रखना है? ठीक है, और आपका अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है और आपका इंटरेस्ट है उसमें और आप उसको परस्यू करना चाहते हो तो उसको आगे ले जा सकते हो, नहीं तो किसी दूसरे ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है,
तो ऑप्शनल के बाद हम एसए के ऊपर चलते हैं। एसए में जैसा कि आपने बताया कि एसए में आपने बहुत काम किया था, ठीक है, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम है उसको भी आपने एसए के लिए ज़्यादा यूटिलाइज किया था। तो एसए में जो है अभी जो वर्तमान में जो ट्रेंड है, ठीक है, उसमें देख रहे हैं हम कि जो एसए पार्ट 1 और पार्ट बी का जो एसए आता है वो दोनों फिलोसफिकल आने लगे हैं एसए, ठीक है। तो एसए की प्रिपरेशन आपने कैसे की, और स्पेशली जो है जो हम किसी एसए को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, तो उसमें आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे की और उसको कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया? मैंने जब 2023 में अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया था तो मेरे एसए में 87 मार्क्स थे, जो कि बिलो एवरेज है, काफ़ी ख़राब मार्क्स हैं। और अभी जब मैंने अपना अटेम्प्ट दिया तो उसमें मेरे एसए में 123 मार्क्स है, तो काफ़ी ज़्यादा जंप आया मार्क्स में। और जो मैंने 1 साल का गैप लिया था उसमें मैंने बहुत काम किया है एसए में। तो एसए में मैं ऐसा करती थी कि पहले तो टॉपर्स के मैंने काफ़ी एसए एनालाइज करे, तो मुझे समझ में आया इस तरह से मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा उस तरह की मैं फ्लारी लैंग्वेज पे मेरी कमांड नहीं है, मैं उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं कर सकती हूँ। फिर मैं जो आपके जनरेटिव एआई हैं, परप्लेक्सिटी, ChatGPT, वहाँ पे एसए के टॉपिक डालती थी और देखती थी वो किस तरह के एसए लिख रहे हैं, तो वो एसए देख के मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें फॉलो करी जा सकती हैं। मेरा एसए लिखने का स्टाइल ऐसा था कि जो भी कोई भी टॉपिक आया वहाँ पे मैं उस टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर्म करती थी, व्हाट, व्हाई, हाउ, इस तरह से, और एंटीथेसिस लास्ट में रखती थी। तो वही उन्हीं सब जो क्वेश्चंस पूछती थी फिर उसी को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से मैं आंसर देने की कोशिश करती थी पूरे एसए में, उसका इस तरह से मैं एनालाइज करती थी उसको, एसए को। तो मैं परप्लेक्सिटी पे यही करती थी कि पहले मैंने जो चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करी, जो अपने दिमाग से मैंने सोचा उस एसए से रिलेटेड, वो चीज़ें मैं परप्लेक्सिटी पे डालती थी कि ये चीज़ें मैंने सोची हैं, अब तुम वहाँ से आंसर दो कि ये चीज़ें सही है या नहीं, और तुम्हें और क्या लगता है मैं इसमें क्या ऐड कर सकती हूँ। तो फिर वहाँ से जो रिस्पॉन्स मुझे मिलता था उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि ना तो वो सिर्फ उस पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता था, मेरे जो जनरेट थी वो आंसर्स होते थे, उसके अलावा वहाँ से वो जो चीज़ें ऐड होती थी उससे मेरे आंसर्स इनरिच भी काफ़ी होते थे। तो मैंने पिछले मतलब वही जो मेरा 1 साल का गैप लिया था उसमें मैंने कम से कम अपने यूपीएससी के जितने एसए उनको तो कराई, जो भी ब्रेनस्टॉर्म था पूरा, और उसके अलावा कोचिंग के भी, क्योंकि कई कोचिंग वीकली एसए के टेस्ट निकालती हैं, तो वहाँ से भी बस मैं उनकी जाके ऑनलाइन, क्योंकि पढ़े होते हैं वो टेस्ट, तो मैं बस वो एसए का टॉपिक लेती थी और उसे ब्रेनस्टॉर्म करती थी। तो मैंने कम से कम 50-60 एसए मैंने कर लिए होंगे ब्रेनस्टॉर्म इस पूरे 1 साल में। और उसका ही मतलब वही है कि मैंने ऐसे लिख के एक भी नहीं देखा, मैं बस ब्रेनस्टॉर्म करती थी कि चीज़ों को मैं एनरिच कैसे कर सकती हूँ, एसए में डायमेंशंस और कैसे मैं नए खोल सकती हूँ। मतलब एसए में आपने बहुत काम किया, कम से कम 50 एसए में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो होता है एसए को इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्टली जाते हैं 1-2 एसए की प्रैक्टिस करते हैं और डायरेक्टली ये जो है एग्जाम हॉल में ही जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं या लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो एसए के ऊपर आपने अच्छा काम किया, तो आपके मार्क्स भी जो है उसी से ड्रास्टिकली इंप्रूव भी हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हम एसए के बाद करंट अफेयर के ऊपर आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का भी एक मेजर रोल है प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस। तो आपने जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन की, तो क्या प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग सेग्रीगेट करके की, या एक होलिस्टिक मंथली वाइज कोई करंट अफेयर के थ्रू जो है आपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार किया? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मेरा ये रहता था कि मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ूंगी जैसे सभी लोग पढ़ते हैं, और उसके अलावा किसी भी कोचिंग का, जैसे मैं विजन का जो PT 365 होता था उसकी जो कंपाइलेशन आती थी वो मैं फॉलो करती थी। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ने में मैंने चेंज ये करा था कि पहले बस मैं एक ज़ॉम्बी की तरह न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी अपने शुरू के 3 अटैम्प्ट्स में, पर पिछले जो मैंने 1 साल का गैप लिया जिसमें मैं बता रही थी, उसमें मैंने ऐसा करा कि अपने पूरे जो मेरा स्टडी रूम था वहाँ पर मैंने चार्ट पेपर्स लगा दी, और न्यूज़पेपर में जब भी कुछ अच्छा, कोई भी अच्छी रिपोर्ट आई या कोई भी डाटा आया, किसी भी थिंकर की मतलब कोई कोट आई, है, कुछ भी आया, कुछ भी अच्छा रहता था, तो मैं बस उस चीज़ को सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैंने उसको डिफरेंट डायमेंशंस में सेग्रीगेट, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इस तरह से, और मैं वो चीज़ वहाँ ऐड करती थी। जैसे मुझे आज भी याद है कि एक रिपोर्ट आई थी मिडिल इनकम ट्रैप से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि इंडिया कैसे मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल सकता है। उसमें उन्होंने कहा था कि 3I पे इंडिया को काम करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इंटीग्रेशन। मुझे याद नहीं मैंने कितने आंसर्स में इस रिपोर्ट का यूज़ करा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ थी जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है आप वहाँ पे कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ कही है। तो ज़रूरी नहीं, मतलब सेकंड थर्ड पेपर में तो हाँ बहुत काम आती है ये चीज़ें, और आपको पता नहीं है ये चीज़ें आपको कोचिंग के मटेरियल में मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब कई बार वो चीज़ें मिस भी हो जाती है, लेकिन जब आप एक्टिव रीडिंग करते हो न्यूज़पेपर की और ऐसी चीज़ें आप अलग से नोट करते हो कहीं पर कि आपको ये चीज़ पक्का पक्का ऐड करनी है, तो वो आप ऐड करते ही हो अल्टीमेटली जाके। तो मैंने न्यूज़पेपर इस बार ऐसे ही पढ़ा था कि जो भी रिपोर्ट आती थी मैं उसे बहुत एक्टिवली लिखती थी। जैसे एक इंडेक्स भी आया था, फिस्कल
इंडेक्स था, आई गेस फिस्कल, हाँ फिस्कल इंडेक्स, और इस पर क्वेश्चन भी आया था। और जनवरी में रिपोर्ट आई थी, और जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन आता है इंडियन एक्सप्रेस का, वहाँ पे इस पूरी रिपोर्ट को एक्सप्लेन किया था और ग्राफ भी आया था उसका। और मुझे याद है मैंने पूरा ग्राफ भी रेप्लिकेट करा था अपने चार्ट पेपर पे, और उस रिपोर्ट के बारे में भी लिखा था, और वो सेम क्वेश्चन GS3 में भी आया था। एक्सप्लेन सेक्शन में पूरा उस आर्टिकल के बारे में काफ़ी पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो वही चीज़ है कि आप काम करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत काम करता है अगर आप उसको एक्टिवली पढ़ें। बस ये नहीं कि आपने एक एनालिसिस देख ली, जैसे आजकल यूट्यूब पे काफ़ी एनालिसिस भी आने लग गई है, मतलब न्यूज़पेपर, हाँ एडिटोरियल एनालिसिस। तो अगर आप वो पढ़ते हो तो बस एक वो पैसिवली इंसान बस देख रहा होता है, लेकिन अगर आप उसे खुद से पढ़ोगे, एक्टिवली पढ़ोगे, तो काफ़ी काम आती है वो चीज़। लेकिन कंपाइलेशन का काम ये है कि कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं आपसे पढ़ने में, तो वो चीज़ फिल हो जाती है कंपाइलेशन पढ़ के। ठीक है, तो मैं न्यूज़पेपर के ऊपर आने वाला था क्वेश्चन, लेकिन आपने न्यूज़पेपर को पूरा कवर कर लिया। तो आपका ये मानना है कि न्यूज़पेपर को एक्टिवली जो है पढ़ना है, और उसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं आप, अगर उसमें कुछ आर्टिकल आपको अच्छा मिलता है या कोई रिपोर्ट्स अच्छी आती है, ठीक है, तो उसको आप कंपाइल कर सकते हो। इसके साथ साथ तो करंट अफेयर के लिए भी जो है आपने बताया कि PT 365 एंड उस टाइप के कंपाइलेशन को आपने यूज किया, ठीक है। अब हम इंटरव्यू के ऊपर ट्रांजिट करते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने आपसे पूछा भी था, तो इंटरव्यू में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, अराउंड 215 मार्क्स मिले हुए हैं। तो इसी तरह आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की? सर आपको अच्छे से पता है, आपने क्योंकि मुझे मेंटोरशिप दी थी इंटरव्यू के टाइम पे, तो मैं सबको बता दूं जिनको मतलब आपको पता नहीं होगा कि मेरा जो मीडियम है वो वैसे इंग्लिश मीडियम है मेंस में, लेकिन इंटरव्यू में मैंने अपना हिंदी मीडियम चूज़ किया था, और वो बहुत कॉन्शियस डिसीजन था, मतलब बहुत कैलकुलेट करके मैंने वो लिया था, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेकिन चीज़ ये थी कि 12th तक मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर में, जैसा कि मैंने बताया, और बाद में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आई और वहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम में कंटिन्यू करा। तो मुझे लगता है कि जब मैं लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि रूट्स मेरे हिंदी के रहे हैं, तो मैं कॉन्वर्जेशन को तभी इंजॉय करती हूँ जब मैं हिंदी में बात करती हूँ। और मेरा ये माइंडसेट था कि इंटरव्यू का दिन ऐसा है जब मुझे वो कॉन्वर्जेशन इंजॉय करना है, मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो मैं उसी लैंग्वेज में दूंगी जहाँ पर मैं उस चीज़ को इंजॉय कर रही हूँ, इसलिए मैंने हिंदी चूज़ करी थी। और लोगों का परसेप्शन ये है कि हिंदी में मार्क्स अच्छे नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था 2023-24 में, तो मुझे इंटरव्यू में 185 मार्क्स मिले थे, तो ये वाला परसेप्शन नहीं था मेरे दिमाग में कि मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मैंने हिंदी लिया था और सर ने मुझे मेंटोरशिप दी थी। तो बस यही था कि जो भी मटेरियल मुझे मिलता था करंट अफेयर्स से रिलेटेड, उसको देखना कि क्या चल रहा है न्यूज़ में, अपना व्यू पॉइंट इस पर बिल्ड करना, डिफरेंट मॉक्स देना। खैर मैंने मॉक्स ज़्यादा नहीं दिए थे, मैंने 3 ही मॉक इंटरव्यू दिए थे, बट यही था कि जो भी मतलब जो ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे विजन में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, उस ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, जो भी डिबेट चल रही हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, ऐसी चीज़ें थी। मुझे याद है कि हम इंटरव्यू के टाइम पर काफ़ी डिस्कशन करते थे टॉपिक्स के ऊपर, काफ़ी मिलते थे कि इस टॉपिक के ऊपर क्या व्यू पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो जो फाइनल डे का जो आपका इंटरव्यू था UPSC का, उसका क्या आपका एक्सपीरियंस है? तो मेरा जो इंटरव्यू है वो जो बोर्ड चेयरमैन संजय वर्मा सर थे, तो और मेरा इंटरव्यू सबसे लास्ट में भी था। तो जब वो शुरू में जब अलॉट करते हैं कौन किस नंबर पे जाने वाला है, तो मेरा 5वां नंबर था, और सबने देखते कहा सॉरी बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि वही बात फिर से एक लोगों के मतलब एक दिमाग में होती है चीज़ कि जो लास्ट में जा रहा है तब तक लोग थक जाते हैं, उनको मार्क्स अच्छे नहीं मिल पाते हैं। बट ये परसेप्शन है, वही चीज़ है। तो मेरा भी जब इंटरव्यू हुआ तो 5 भी बज रहे थे उस वक्त, मैं गई सबसे लास्ट में, और मैं जैसे ही घुसी उन लोगों ने बहुत वार्मली ग्रीट करा मुझे, मतलब वही इशिता आइए अंदर आइए। और पहला सवाल उनका यही था कि इशिता यू आर द लास्ट मेंबर, अब बहुत थक गए होगे, कैसा फील कर रहे हो आप? मैंने कहा सर मेरे पास तो टाइम है ही है, और आप लोग के पास भी अब कोई और कैंडिडेट बचा नहीं इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपके पास भी काफ़ी टाइम होगा, तो हम लोग आराम से बात करेंगे। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है हमारे पास। तो वो जो शुरुआत हुई थी वही बहुत पॉजिटिव नोट पे हुई थी। उन्होंने कहा बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है आपका, वरना लोग नर्वस हो जाते हैं लास्ट में उनका इंटरव्यू होता है। तो बस वहाँ से चीज़ें शुरू हुई, क्योंकि वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो स्टूडेंट नर्वस होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक आइस ब्रेकर का काम किया, क्योंकि फिर सब लोग उस चीज़ में सब हंसने लग गए, इस तरह की चीज़ें हुई। उसके बाद एक दिन पहले ही गिग वर्कर से रिलेटेड एक ऑर्डर पास हुआ था 10 मिनट डिलीवरी का, तो उस पर हमारा काफ़ी डिस्कशन हुआ कि आप किसी गिग वर्कर से मिले हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपसे उनसे बात करने का। और मेरा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरा ऑप्शनल रहा है, तो इस बार लास्ट इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ था, पर इस बार कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए, बल्कि मुझे लगता है मेरा आधा इंटरव्यू कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी पे था, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपका बैलेंस शीट, जो कंपनीज एक्ट नया पास हुआ उसके बारे में। शुरुआत उन्होंने बहुत बेसिक से करी, जब उन्होंने देखा कि मैं बेसिक क्वेश्चन आंसर कर ले रही हूँ, फिर वो थोड़े से हॉट शॉट टॉपिक्स पे गए कि अब इसके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इंडिगो क्राइसिस उस वक्त चल रही थी, और क्योंकि इंडिगो क्राइसिस कॉमर्स से रिलेटेड है, तो फिर हमारा उस पर डिस्कशन हुआ। तो हाँ, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, करीब 35 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। ओके।
और एक इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि मुझे कितना मॉक देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसकी क्वेरी होती है कि मुझे 2 मॉक देना चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका क्या व्यू है, क्या ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट टाइम मैंने 4 इंटरव्यू दिए थे जब मेरा लास्ट इंटरव्यू था, और इस बार भी मैं 4 इंटरव्यू प्लान कर रही थी, बट मेरे सारे इंटरव्यू बार बार कैंसिल हो जा रहे थे। जो मेरा चौथा इंटरव्यू था, क्योंकि उस वक्त मेरा इंटरव्यू 14 जनवरी को था और 1 जनवरी के टाइम मैं इंटरव्यू अपना शेड्यूल करना चाहती थी, वो बार बार कैंसिल हो रहा था। तो डेस्टिनी का प्लान था वो 3 ही इंटरव्यू मेरे हो पाए फाइनल, और बल्कि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि लोगों के दिमाग में होता है कम से कम 5 इंटरव्यू तो दे देने चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। पर मैंने 3 ही इंटरव्यू दिए थे। पर मैं देखती हूँ कई टॉपर्स हैं, उनके होते हैं 14-15 इंटरव्यू देके लोग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ज़्यादा इंटरव्यू देने से भी कोई खराबी नहीं है। बट कम इंटरव्यू भी दिया, अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आपको बोलने में कोई परेशानी नहीं, एक्सप्रेस करने में परेशानी नहीं है, तो ठीक है, बढ़िया है। ये मोस्टली जो है पर्सन टू पर्सन हाँ। डिपेंड करता है, और आपको कितना कॉन्फिडेंस लेवल है उसके हिसाब से आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आने वाला है, अराउंड 50 डेज बचे हुए प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। आप जो अभी इस बार के प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या सलाह देंगे कि अभी इस लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए ताकि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो पाए? मेरा यही है कि जो स्टैटिक पोर्शन है बिल्कुल बेसिक, जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, उसे बिल्कुल भी स्किप तो नहीं करना है, वो तो आपको पता है, आपको स्किप नहीं करना है। पर जो लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर इन्वायरमेंट से जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोसिस्टम से रिलेटेड या फूड चेन से रिलेटेड, जो ऐसे बेसिक टॉपिक्स हैं, उसको आप जितना हो सके उतना रिवाइज करें। मतलब अगर आपके बेसिक टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वही जो मैंने कहा, बाकी तो क्वेश्चंस आएंगे ही आउट ऑफ सिलेबस, बहुत चीज़ें आती हैं, वहाँ पे गलत होने के चांसेस वैसे भी होते हैं 50-50, आप कन्फ्यूजन में होते हो। तो बेसिक सिलेबस जितना हो सके आप उतना रिवाइज करो, ताकि आपके 30-35 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएं। करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, मॉक लगाने हैं तो लगाओ, नहीं लगाने हैं तो मत लगाओ, लेकिन यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्लीज़ उसे फॉलो करो कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये तो उन स्टूडेंट के लिए हो गया जो अभी इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कोई बिगिनर है, अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहता है और 27 में अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? ये कि बिगिनर स्टूडेंट के रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ कि जिसको यूपीएससी के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं पता है, उसको केवल ये पता है कि प्रीलिम्स में 3 फेजेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, और उसको अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या सजेशन देंगे? सबसे पहले सिलेबस पढ़ना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग बस लोगों से पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी है, जैसा कि मैंने भी इतनी सारी किताबें बता दी कि लक्ष्मीकांत पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन नहीं, बुक्स नहीं पढ़नी है। पहले सबसे पहले सिलेबस देखना है कि सिलेबस में है क्या, क्योंकि अंडर द सन सब कुछ नहीं आता है, पॉलिटी में सब कुछ नहीं आता है। जो सिलेबस में मार्क करी गई चीज़ें हैं सिर्फ वही आती है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है, यही सब चीज़ें आती हैं, बाहर से कुछ नहीं आता है। तो पहले सिलेबस जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो, समझो सिलेबस को, और उसके बाद बेसिक बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। कई लोग एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, बट मैंने खुद कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो अब बुक्स आ रही हैं, जैसे लक्ष्मीकांती हो गई या स्पेक्ट्रम हो गई, उसमें वो सब चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में है, तो मुझे कभी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ लगा नहीं कि एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब तुम्हें बाद में वो बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। तो मैंने तो वही बेसिक बुक्स से स्टार्ट किया था। लेकिन मेरा यही सजेशन है कि पहले सिलेबस ज़रूर देखो, लोगों से बस सुन के कोई भी बुक पढ़ना स्टार्ट मत कर दो। सिलेबस देखो, और जब सिलेबस पढ़ो और जब बुक्स पढ़ो तो देखो कि कैसे वो चीज़ सिलेबस से रिलेट हो रही है, ताकि तुम एक कनेक्शन बिल्ड कर सको, और बाद में तुम जब खुद भी टॉपिक कोई पढ़ो तो ये समझ सको कि अच्छा ये सिलेबस से है, ये चीज़ यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होता है, जब हमें सिलेबस नहीं पता होता तो हम कुछ भी पढ़ रहे होते हैं यूपीएससी के नाम पे। तो ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। सिलेबस मस्ट है, तो हमें सिलेबस को थॉरली पहले देखना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो आपकी हॉबी है, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक टाइम होता है, एक लंबा टाइम होता है, 3-4 साल आपने भी प्रिपरेशन करी, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है। तो उस जो अप्स एंड डाउन्स आते थे उसमें आपकी हॉबी ने कैसे रोल प्ले किया? मेरी जो हॉबी है वो वेबटून्स पढ़ना है। कई लोगों को नहीं पता होगा वेबटून के बारे में, ये डिजिटल कॉमिक्स होती हैं। उसका जो मेरी जो वेबटून है उसका ओरिजिन साउथ कोरिया है, पर भी बहुत हो सकती है, जैसे मांगा भी डिजिटल कॉमिक है, इस तरह से कई तरह की कॉमिक्स होती है। तो मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक था, और कॉमिक्स में अच्छी चीज़ ये होती है कि इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चैप्टर वाइज ये होते हैं, आप 15-20 मिनट में आराम से एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे लिए जो ये चीज़ थी कॉमिक्स पढ़ना, ये मोटिवेशन का काम करती थी। मुझे ये लगता था कि मैं ये 3-4 घंटे अपना ये वाला जो सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, इतना पोर्शन ये कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद ये एक चैप्टर पढ़ूंगी, मज़ा आएगा रात को सोने से पहले। तो मुझे तो वो जो कॉमिक्स पढ़ना है उसने
बहुत मोटिवेट करा है सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो और फिर वो चीज़ करो। और अपने इंटरव्यू के टाइम पे मैंने इंटरव्यू के टाइम में कम से कम 10 से 15 कॉमिक्स पढ़ी होंगी। तो ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ते समय कुछ दूसरी चीज़ें नहीं करती थी, क्योंकि मुझे शौक था कॉमिक्स पढ़ने का, तो मैंने शुरू से अंत तक बहुत कॉमिक्स पढ़ी हैं। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारी जब इस बारे में बात हो रही है स्ट्रेंथ, मतलब मेंटल स्ट्रेंथ को लेकर, और इतने बच्चों में एग्जाइटी रहती है, स्ट्रेस रहता है इस पूरे टाइम पे, मतलब अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो चीज़ सोच के आओ कि, मतलब मैं जानती हूँ लोगों के मन में ये चीज़ होती है कि हम आ रहे हैं और हमको पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है। मेरे मन में भी था कि मैं आऊँगी और पहले अटेम्प्ट में कर लूँगी क्लियर। ये तो होता ही नहीं किसी के दिमाग में कि मैं, सारे स्टूडेंट के अंदर सबके अंदर यही होता है। कोई भी दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट, मतलब कोई भी इतने साल वेट नहीं करना चाहता है, सब जानते हैं, कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगता है वेट करना। पर ये एग्ज़ाम है ऐसा, उस पर भी मैं आऊँगी, मतलब अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो डायमेंशन है इस एग्ज़ाम की। लेकिन वही बात है, आप थोड़ा सा ना अपना दिमाग प्रिपेयर करके आओ कि टाइम लग सकता है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मेरा तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो मेरे दिमाग में था, मेरा बल्कि 14 मार्क्स से नहीं हुआ था, पर फिर भी मुझे लग रहा था कितना टाइम और दे सकती हूँ मैं इस एग्ज़ाम को। लेकिन फिर वही फैमिली सपोर्ट था काफ़ी, तो मैंने फिर से दिया ये एग्ज़ाम। लेकिन पेशेंस होना और ये स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। अभी UPPCS का रिज़ल्ट आया 29 तारीख को। रिज़ल्ट आया रात के 11:30-12 बजे, और नेक्स्ट डे उन बच्चों को फिर से मेंस देने जाना था। आप समझ लें इस तरह की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है अगर आप सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको हमेशा वो बैटल ग्राउंड रेडी रहना पड़ेगा कि कभी भी हमको वॉर पे लड़ने जाना पड़ सकता है। तो यही वाली चीज़ें बच्चों को मैं यही कहूँगी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि ये सोच के मत आओ कि हम आ रहे हैं और हम पेपर देंगे और UPSC बैठा है सिलेक्ट करने के लिए, मतलब हो गया, एक बार में चीज़ें नहीं होती, टाइम लग जाता है। तो उस माइंडसेट के साथ आना, मेंटली भी स्ट्रांग रहना है। हाँ बिल्कुल, स्ट्रांग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भाई अकेलापन बहुत ज़्यादा होता है, दोस्तों से बात भी ज़्यादा होती नहीं है, बहुत लोनली फेज़ होता है ये वाला। तो आप में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक अगर किसी स्टूडेंट जो है, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, उनको एक लास्ट जो आप सजेशन देना चाहें कि क्या, मतलब उनको प्रिपरेशन के दौर में किन चीज़ों से बचना चाहिए और किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो मेरी फीड पे बहुत आने लग गया, क्योंकि मैं आजकल UPSC से रिलेटेड कोई न्यूज़ देख नहीं रही हूँ। तो यूट्यूब को ये रियलाइज़ हुआ होगा कि या तो इसने UPSC छोड़ दिया है, कुछ गड़बड़ हुई है इसके साथ। तो वो एल्गोरिदम अब मुझे ऐसी चीज़ें दिखा रहा है, डार्क साइड ऑफ UPSC, मिथ्स ऑफ UPSC, बिगेस्ट डेंजर ऑफ UPSC। तो उसमें ये होता है कि UPSC कितना बाइस्ड है और कितना बड़ा गैम्बल है UPSC में प्रिपरेशन करना। तो मैं ये चीज़, जब मैं वो वीडियोज़ देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया, तो अब मैं एक सिक्योर माइंडसेट के साथ ये वीडियोज़ देख रही हूँ। पर जो बच्चा अभी तुरंत प्रिपरेशन करने आ रहा होगा, अगर वो ये वीडियोस देखेगा तो उससे कैसा लगेगा, वो कितना डिमोटिवेट हो जाएगा। इनफैक्ट मैं जब कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रही थी तो मैं बच्चों के यही देख रही थी कि मैं तो अभी आया हूँ राजेंद्र नगर प्रिपरेशन करने, अब क्या होगा, मैंने तो पैसे भी दे दिए। तो मैं एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों का वो क्लियर करना चाहती हूँ। UPSC गैम्बल नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं है। क्या होता है कि मेंस आकांक्ष धुल, जिनकी इस बार तीसरी रैंक आई है, वो मैं उनका एक वीडियो देख रही थी कि वो 2022 से मेंस दे रहे थे और 600 समथिंग उनके मार्क्स थे जब उन्होंने पहली बार मेंस दिया था, और इस बार उनके 800 समथिंग मार्क्स हैं। कितना इंप्रूवमेंट किया है, कितना ड्रास्टिकली इंप्रूव किया। मैंने खुद कितना ज़्यादा इंप्रूव करा है अपने मेंस में। तो मेंस में इंप्रूव करना पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है। आप ये कह के उसके पीछे नहीं छुप सकते हो कि UPSC ही अनप्रेडिक्टेबल है, ये गैम्बल है, ऐसा नहीं है। एक पैटर्न होता है। हो सकता है कि कुछ डिजर्विंग लोगों का सिलेक्शन ना हो क्योंकि सीट्स कम होती है, कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है कि नॉन डिजर्विंग का सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है डिजर्विंग का ना हो पर नॉन डिजर्विंग का सिलेक्शन नहीं होगा। बस मैं आपको इस चीज़ के लिए इंश्योर कर रही हूँ। और इंटरव्यू में भी क्योंकि सब्जेक्टिविटी कहीं ना कहीं आ जाती है, जब 30 मिनट में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी का डायमेंशन होता है कि हो सकता है, पर मेंस में ऐसा नहीं है क्योंकि मेंस एक मेजर चंक है। तो वहाँ पे आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, गैम्बल नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं है UPSC। मैं बस इस चीज़ के लिए इंश्योर कर रही हूँ। तो जो नए बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करने आ रहे हैं, प्लीज़ इस तरह के वीडियो इसलिए ना देखें क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आपको लगेगा, आप में जब ज़रा सा भी ये डाउट आया ना इस चीज़ को लेकर कि होगा नहीं होगा, आप अगर आते ही प्लान B के बारे में सोचने लगेंगे तो फिर होना बहुत टफ है। तो मैं यही कहूँगी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो एक रूमर मतलब एक फियर मॉन्गरिंग का जो माहौल बना देते हैं लोग इस तरह का, प्लीज़ उससे दूर रहे। अगर आप शुरू में अभी नए नए आए हैं, पॉजिटिव चीज़ें देखें कि होता है लोगों का सिलेक्शन इस तरह की, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। हाँ। ठीक है, थैंक यू इशिता फॉर द इंटरव्यू। इशिता की कहानी हमें ये बताती है कि सही दिशा में किया गया हर छोटा सा प्रयास एक बड़ी सफलता को प्राप्त करने में मदद करता है।